नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी। हमने एसआई के 50 क्वेश्चन देख लिए थे। ये जो आपको फिर से मैं आज नए क्वेश्चन दिखाने वाला हूं छत्तीसगढ़ में जो हमारे टेस्ट सीरीज में आए हुए थे सब इंस्पेक्टर के। दोस्तों ये केवल सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं बल्कि मंडी निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और व्यापम के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में सीजीपीएससी के लिए भी। तो आप एक एक करके सारे आंसर्स को देखते जाइए, समझते जाइए कि किस प्रकार से आंसर लिया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं कि उसका आंसर कुछ और होना चाहिए और कुछ और ले लिया गया था। तो वो भी सिचुएशन हमको फेस करनी है, उसको देख के परेशान नहीं होना है कि अरे यार ये कैसे आंसर ले लिया गया, इसको विलोपित क्यों कर दिया गया, पर आपको समझते चलना है। आगे देख रहे हैं, चलिए 50 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था कि 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में से निम्नलिखित किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका आंसर सी लिया गया था ACD, अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, श्री रामचरण राय। तो इन तीनों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 51 क्वेश्चन था। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खां के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों में के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। आपको बताना था कि किन किन जमींदारियों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ये क्वेश्चन कई बार पीएससी भी पूछ चुका है, व्यापम भी पूछ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे 4 जमींदारियां आपको दी गई है, भटगांव, छुई खदान, केंदा और देवरी। क्योंकि ये भटगांव और देवरी, आप सोना खान की लोकेशन देखोगे तो ये बलौदाबाजार जिले के आसपास पड़ेगी और बलौदाबाजार जिले के आसपास भटगांव और देवरी, ये 2 जमींदारियां यहीं पर आपको दिखाई देंगी। तो ये दोनों जो है इसमें सहभागी होंगी और इसका सही आंसर हो जाएगा भटगांव और देवरी। जबकि छुई खदान और केंदा इससे काफ़ी दूर है तो इनका आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अंग्रेजों की सहायता किन्होंने की थी, तो भटगांव और देवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 3। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 23 मार्च 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक परिषद में पुलिस अधीक्षक को मुक्त प्रवेश पत्र देने से इनकार करने पर पुलिस ने निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया था। तो 23 मार्च 1922 को रायपुर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया जाता है कांग्रेस के द्वारा और इसके स्वागत अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अंग्रेज चाहते थे कि उनको इस सम्मेलन में प्रवेश दिया जाए, जबकि कांग्रेस की ये रणनीति थी कि वो चाहते थे कि बिना पैसा दिए, बिना पास खरीदे किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी को लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल और वामन राव लाखे इनके साथ में रहते हैं, दोनों मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते हैं, जिसके कारण रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोबारा वामन राव लाखे स्वागत अध्यक्ष बनते हैं और अंग्रेज फिर से जब गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद फिर से प्रवेश करना चाहते हैं, तो इनको बोला जाता है कि आप एक काम करिए कि आप हमारे गवर्नर से बात कर लीजिए। और उस समय गवर्नर रहते हैं ई राघवेंद्र राव, और ई राघवेंद्र राव के द्वारा अंग्रेजों को मना कर दिया जाता है। फाइनली अंग्रेजों को मजबूरी में पास लेकर इस सम्मेलन में, इस समिति में प्रवेश मिलता है, जिसको कूटनीतिक जीत कहा जाता है कांग्रेस की। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल। आगे देखिए 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर में डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में कौन से, तो हम सबको पता है कि 62 के आसपास तक के हमको चार्ल्स इलियट जो है ये हमारे डिप्टी कमिश्नर के रूप में दिखाई देते हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने यहाँ पर तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स इलियट। जबकि सिडवेल जो है ये 3री बटालियन के सर्जेंट थे, भर्ती करता थे। स्मिथ जो थे वो कमांडर थे और कैप्टन विल्किंसन जो है ये बाद में आएंगे, बहुत बाद में आएंगे, बहुत पहले आके चले गए, सॉरी, क्योंकि जब ब्रिटिश अधीक्षण काल चल रहा होगा तब विल्किंसन का आगमन होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन था 54, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपको दिए गए ऑप्शन में तातापानी, मल्हार, तुम्मान और शिवरी नारायण में मल्हार आपका सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा हम महापाषाण कालीन स्थल देखते हैं, करका भाटा, करही, बदर, चिरचारी, सोरर, मुजगहन, अर्जुनी, ये सब जगह कहाँ पर है, तो ये सारी जगह आपको दिखाई देती है। साथ में गढ़धनोरा जो कि कोंडा गांव में, और बाकी जो है बालोद जिले में हमको दिखाई देती है। तो यहाँ से हमको महापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे देख रहे हैं 55वां क्वेश्चन, ये बोलता है ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में है। तो ओंगना और भैंसगढ़ी दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं, तो रायगढ़ में है। यहाँ पर रायगढ़, जसपुर, बस्तर और जांजगीर चांपा का नाम हमको दिखाई देता है, जो कि
नवपाषाण युग से संबंधित है। ओंगना में हम देखते हैं कि ओंगना में हमको अलग अलग शेप्स मिले थे, जैसे हाफ चंद्रमाकार से शेप में, हाफ सन के आकार का शेप, ये सारे शेप्स हमको ट्रायंगल, स्वास्तिक, ये सब कहाँ से मिले थे? हमको ओंगना से मिले थे। जबकि भैंसगढ़ी से भैंस, गेंडा और हाथी का शिकार करते हुए मानव के चित्र हमको प्राप्त हुए हैं, और ये दोनों स्थल कहाँ पर है? रायगढ़ पर है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं जो कि रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बसनाझर है, कर्मागढ़ है ना, और खैरपुर है। ऐसे बहुत सारे स्थल हमको कहाँ से मिले हैं? रायगढ़ से मिले, जो कि पुरातात्विक स्थल हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य जहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। अगला देख रहे हैं, खरौद के लखनेश्वर मंदिर से किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था जाजल्य देव, ईशान देव, महाशिवगुप्त और तखत सिंह। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईशान देव। इसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है और ये बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण ईशान देव के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईशान देव। आगे देख रहे हैं, सूबेदार श्री विट्ठलराव दिनकर का कार्यकाल क्या है? तो आपको पता है कि ये हमारे दूसरे सूबेदार थे। पहले नंबर पर हम देखते हैं महिपत राव दिनकर का नाम, और दूसरा विट्ठलराव दिनकर। जो महिपत राव दिनकर है, जैसे ही सूबेदारी प्रथा की शुरुआत होती है तो उनका आगमन होता है और वो 90 तक शासन करते हैं, और 90 से 96 तक के सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल हमको दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख रहे हैं 58 क्वेश्चन, बिंबाजी भोसले का प्रशासनिक अधिकारी दीवान था, कौन था? ये पूछा गया। तो बिंबाजी जब अपने प्रशासन को ज्वाइन करने के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनके साथ में घोड़ो महादेव उनके प्रशासनिक अधिकारी या दीवान के रूप में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके पहले जब आक्रमण हो रहा था तब भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, जो कि मराठाओं का पहला आक्रमण था, 1741 में हुआ था। उस समय पर भास्कर पंत जी थे, पर बाद में इनका सेनापति कौन बनता है? तो घोड़ो महादेव बिंबाजी का सेनापति बनता है, जबकि भास्कर पंत जो है वो रघुजी प्रथम के सेनापति थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देख रहे हैं 59, रतनपुर के कलचुरी शासन इस राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के राजा के साथ हुआ था। तो हम पढ़ते हैं कि जो मड़वा महल है वो इसी के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जो राजा रामचंद्र देव थे, इनका विवाह हुआ था। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रामचंद्र देव। इन्हीं के समय में मड़वा महल का स्थापना किया गया था और कलचुरी राजकुमारी से इनका यहाँ पर विवाह किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में ये मंदिर बनाया गया था। याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं 60वां क्वेश्चन, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल की गई। नहीं, राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थी नहीं थे ये। दूसरा दिया हुआ है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया था। तो ये भी नहीं है। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, ये भी गलत है। और छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो इसका है सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? तो याद रखिएगा आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सीता बेंगरा, जोगीमारा, किरारी और गुंजी। तो हमको पता है कि जो जोगीमारा की गुफा है यहाँ पर हमको मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और ये माना जाता है कि जब कलिंग विजय के दौरान जो अशोका है वो आक्रमण करेगा कलिंग के ऊपर, तो वो कुछ समय के लिए सरगुजा की जोगीमारा की जो गुफाएं हैं उसमें विश्राम करने जाएगा, और उस समय सुतनुका और देवदासी जो रहती हैं इनके नृत्य का चित्रण हमको यहाँ पर इस जोगीमारा की गुफा में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जोगीमारा की गुफा। आगे देख रहे हैं 62वां, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। दलपत जो नाम है ये दलपत राजा का ही नाम है, दलपत देव का नाम है, जो कि काकती वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काकती वंश। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63, राजर्षि तुलकुल वंश की जानकारी निम्नलिखित अभिलेखों से होती है। भरत बल का बमनी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय का हारंग ताम्रपत्र, सुदेव राज का कौवा ताल, या सामंत इंद्र राज का मग ताम्रपत्र लेख। तो याद रखिएगा जो राजर्षि तुलकुल वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत हमको भीमसेन द्वितीय का
आरंग ताम्रपत्र है जिसको सुवर्ण नदी के तट पर से जारी किया गया था। इसमें तिथि जो है गुप्त संवत का प्रयोग किया गया था, 182 और 282 क्लियर नहीं हो पाया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसमें 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो सारी जानकारी हमको कहाँ से मिली थी? भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो सेबंदी व्यवस्था जो है आपको पता है कि पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आती थी सेबंदी व्यवस्था। बाकी राजस्व, व्यापार और शिक्षण संस्थाओं से इनका कोई संबंध नहीं था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था या अधिकारी कौन था? तो इसका पूरा सीक्वेंस है, हम देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन सेवेट और कैप्टन क्रॉफर्ड दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अंतिम जो अधीक्षक था, ब्रिटिश अधीक्षक, वो कौन था? तो क्रॉफर्ड था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर पहला पूछा जाए तो याद रखिएगा कि पहला कौन है? तो पहला एडमंड है। एडमंड के बाद सबसे जो फेमस आता है वो एगन्यू का नाम आता है, और अंतिम जो देखते हैं हम क्रॉफर्ड का नाम देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रॉफर्ड। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा, ये जो घटना है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की, जिसमें नेहरू जी को इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आना था, पर किसी कारणवश उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनका आगमन नहीं हो पाता है। और इस कारण जो मध्य प्रांत के प्रमुख नेता होते हैं जिनका नाम रहता है सेठ गोविंद दास, इनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। और जब ये यहाँ आएंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाने का जो काम है वो इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये रायपुर में भी भाग लेंगे, साथ में बिलासपुर में भी भाग लेने आएंगे। तो ये दोनों जगह पर भाग लेने आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। 67वां क्वेश्चन देख रहे हैं, द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे? ये भी फेमस क्वेश्चन है। और हम पढ़ते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था तो इस समय जो बिना बताए ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देते हैं। और इस कारण से उनकी रणनीति रहती है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा उसके बाद भारत को वापस से उपनिवेशिक राज्य के रूप में हम स्थापित कर लेंगे। तब तक निपटने के लिए आश्वासन दे दिया जाता है कि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत लेंगे उसके बाद आपके बारे में विचार करेंगे। तो ये पूरी मंशा किसको पता रहती है? तो ई राघवेंद्र राव को पता रहती है, क्योंकि ये कार्यकारिणी में थे वायसराय के। और ये गांधी जी से मिलते हैं और उनको सारी जानकारी दे देते हैं, जिसके कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध का काल रहता है इस समय काफ़ी बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर पाते हैं। और इसका ही परिणाम हमको भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 68, सन 1876 में बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गुंडाधुर, ध्रुवा राव, नागुला दोरला या झाड़ा सिरहा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, झाड़ा सिरहा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला देख रहे हैं 69, हैवव वंशियों, ये अच्छा मुरिया विद्रोह क्या था? मुरिया विद्रोह क्या था? तो आपको पता होगा, शोषण के विरुद्ध जो जंगल जो आदिवासी थे उनके शोषण के विरुद्ध ये किया गया था, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? झाड़ा सिरहा ने। तो याद रखिएगा, ठीक है। एक मेरिया विद्रोह है, ये मुड़िया विद्रोह है, तो ये मुरिया है ना, याद रखिएगा। हैवे वंशियों की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेखों में उल्लेखित है? दंतेवाड़ा, भोरमदेव, रतनपुर या शिवरी नारायण? तो हैवे वंशी या फिर हम कलचुरी कह सकते हैं, इनका उल्लेख हमको कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन डी, शिवरी नारायण इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान से थे? तो इनका संबंध प्रारंभ में महिष्मती था। महिष्मान नामक जो शासक था उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में हम देखते हैं कि केशव देव से इसकी शुरुआत होती है और कुछ पीढ़ी तक यहाँ पर शासन होता है। और इसके बाद दूसरी राजधानी हमको दिखाई देती है कि सरयू पार जाकर ये स्थापित होते हैं और वहाँ पर अपनी राजधानी बनाते हैं। और फिर तीसरी राजधानी के रूप में हमको त्रिपुरी दिखाई देती है, और त्रिपुरी के बाद चौथी राजधानी हमको तुम्माड़ दिखाई देती है। तो सबसे पहले कहाँ से थे? तो ये महिष्मती से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख रहे हैं, मराठा शासक वेंको जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, वेंको जी जो है ये जब बिंबा जी की मृत्यु होती है उसके बाद वो अपना उत्तराधिकारी जो है वो पुरुषा जी को बनाए रहते हैं, लेकिन किसी कारण से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद जो है वेंको जी हमको शासक के रूप में दिखाई देते हैं, और ये
उनके बाद मतलब 1789 के बाद से 1811 तक के शासन करते हैं। कुछ समय के लिए पैरेलली आनंदीबाई भी इसमें शासन कर रही होती है यहाँ पर, और आनंदीबाई के साथ शासन करने के लिए महिपत राव दिनकर को पहला सूबेदार, क्योंकि सूबेदारी प्रथा के जन्मदाता हैं, तो इन्होंने ही सूबेदार के रूप में पहली बार महिपत राव दिनकर को भेजा था। और फाइनली 1811 में बनारस के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1811 बनारस। ठीक है, तो वेंको जी की मृत्यु कब हुई? तो 1811 में बनारस में इनकी मृत्यु हुई है। वेंको जी के पहले कौन शासक था? तो चिमणा जी थे, और उसके पहले कौन था? तो बिंबा जी। बिंबा जी ने चिमणा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और उसके बाद जब चिमणा जी की मृत्यु हो जाती है तो वेंको जी, क्योंकि वेंको जी, चिमणा जी और साथ में रघु जी द्वितीय, ये सब भाई हैं आपस में। ठीक है, तो रघु जी द्वितीय कहाँ पर बैठे हैं? तो ये नागपुर वाले क्षेत्र में है। जो चिमणा जी है उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है बिंबा जी ने, इनको आना था लेकिन चिमणा जी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनकी जगह पर वेंको जी शासन करते हैं और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इनको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके बाद पुरसा जी के पास जाएगा ये, तो ऐसे याद रखिएगा। 72वां क्वेश्चन देख रहे हैं, चित्र जिसमें एक छोटे पशु को पीछे की ओर गर्दन मोड़े हुए एक मनुष्य को डरावनी मुद्रा में चित्रित किया गया है, यह स्थित है। तो याद रखिएगा, ये जो चित्र है आपका सिंघनपुर की गुफा से मिला है, जिसमें एक व्यक्ति को घोड़े के ऊपर या गधे के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है और उसका मुंह पीछे की तरफ है, तो इसको डरावनी मुद्रा माना जाता है। ये सिंघनपुर से मिला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंघनपुर की गुफा। रतनपुर को हीरापुर के नाम से संबोधित किया गया था, कौन से युग में? तो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग या कलयुग। तो याद रखिएगा कि किस युग में? तो द्वापर युग में जो है वो रतनपुर को हीरापुर के नाम से जाना जाता था। आगे देख रहे हैं 74वां क्वेश्चन, सातवाहन कालीन रोमन सिक्के निम्नलिखित से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, बिलासपुर के चकरबेड़ा, बिलासपुर में चकरबेड़ा है, और बिलासपुर से भी अपन कह सकते हैं कि बिलासपुर और चकरबेड़ा, इन दोनों जगह पे, चकरबेड़ा कहाँ पर है? तो बिलासपुर में ही है। तो बिलासपुर और चकरबेड़ा से प्राप्त हुए, जबकि रतनपुर और पाली से ऐसे कोई सिक्के प्राप्त नहीं हुए। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2, बिलासपुर और चकरबेड़ा। आगे देख रहे हैं, भारतवर्ष के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ के किस शासक के शासनकाल में रहते हुए अपने अमर काव्यों एवं नाटकों की रचना की थी? तो याद रखिएगा, भारतवर्ष में कवि कालिदास जो है वो वैसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, लेकिन चंद्रगुप्त का संबंध छत्तीसगढ़ के वाकाटक वंश से था, और उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वो करवा दिया था रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि वाकाटक वंश का शासक था। इसी रुद्रसेन का बेटा था प्रवर सेन द्वितीय, जो जिसका पहले नाम दामोदर सेन था, और बाद में ये प्रवर सेन के नाम से शासक बनता है। और इसी से मिलने के लिए कालिदास जो है वो छत्तीसगढ़ आते हैं इसके दरबार में, जहाँ पर वो सरगुजा के क्षेत्र में मेघदूतम की रचना करते हैं, और अपने जो ग्रंथ है रघुवंशम उसमें भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हैं। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रवर सेन द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रवर राज नहीं होगा, प्रवर सेन द्वितीय होगा। प्रवर राज दूसरे वंश का शासक है, याद रखिएगा। 76 देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही सत्य कथनों की पहचान कीजिए। देखिए, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण वासाटा देवी ने हर्षगुप्त की याद में करवाया था। हर्षगुप्त वासाटा देवी के पति थे, ये पांडु वंश से संबंधित है, और इन्हीं की याद में अमर रखने के लिए हर्षगुप्त को वासाटा देवी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। यह नागर शैली में एवं लाल ईंटों से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। यह विष्णु भगवान को समर्पित है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। इसका निर्माण कार्य महाशिवगुप्त बालार्जुन के कार्य में पूर्ण हुआ। ये इन्हीं का बेटा है वासाटा देवी और हर्षगुप्त का महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। तो हमको चारों ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल उपयुक्त सभी। ठीक है, 77वां क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने छत्तीसगढ़ के किन स्थानों में अपनी यात्रा की थी? तो जहाँ जहाँ बुद्ध जी गए थे, गौतम बुद्ध, उन्हीं के साक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे, और इन्होंने छत्तीसगढ़ में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोरबा के पाली में स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो कोरबा के पाली में स्थित
मंदिर का जीर्णोद्धार पूछा है, तो जीर्णोद्धार जो है वो जाजलदेव प्रथम के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, विक्रमादित्य ले लिया है, तो विक्रमादित्य नहीं लेना है आपको, क्या लेना पड़ेगा, जाजलदेव प्रथम। विक्रमादित्य बाणवंशी शासक है जिसने पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो जाजलदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जाजलदेव प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं 79 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा मिश्रित गद्य रूप में लिखी गई प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था मड़वा महल, दंतेवाड़ा, खल्लारी और डूमर महल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। और ये अभिलेख आज भी आपको दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में रखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें चंपू शैली में, मतलब मिश्रित गद्य रूप में, जिसको चंपू शैली कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ आपको अभिलेख दिखाई देगा। अगला देख रहे हैं 80वां क्वेश्चन, अंतिम सूबेदार यादाराव दिवाकर का शासनकाल क्या था। तो आपको पता होगा कि जो सूबेदारी शासनकाल है ये 1789 के आसपास शुरू होता है। 1789 जब मृत्यु होती है बिंबा जी की और आनंदीबाई शासिका बनती है छत्तीसगढ़ में, और शासन वहाँ पर नागपुर में किसके पास चले जाता है, तो वेंको जी के पास चले जाता है, तब इसकी शुरुआत होती है। और ये 1818 में तक चलता है। फाइनली 1818 में जो ब्रिटिश अधीक्षक हैं वो इस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेते हैं सहायक संधि के तहत, और उनके माध्यम से जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते तब तक उनका शासन चलता है। 1830 में फाइनली ये जो शासन है वो रघुजी तृतीय को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818। 1818 के बाद ब्रिटिश अधीक्षकों का शासनकाल आ जाएगा। तो 1818 तक सूबेदारी शासन व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। तो 1718 में हमको यादाराव दिवाकर का शासनकाल देखने को मिलेगा, जो कि अंतिम सूबेदार थे, ये याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं 81वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार इनमें से हैं कृष्णराव अप्पा, केशवराव अप्पा, इंदु केवट, गोपाल राव। तो गोविंद राव और गोविंद राव के बाद गोपाल राव सबसे अंतिम जो है जिलेदार होते हैं। जिलेदार के माध्यम से शासन किसने किया था, तो रघुजी तृतीय ने किया था, जिस दौरान 8 जिलेदारों की नियुक्ति हुई थी। और अंतिम जिलेदार कौन थे, तो गोपाल राव अप्पा, याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं 82वां क्वेश्चन, मेरिया विद्रोह बस्तर रियासत में कब किया गया था। तो ये 42 से 63 के बीच किया गया था। आपको बता दूं कि जो मेरिया विद्रोह है ये बलि से संबंधित है। जो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में बलि प्रथा चलती थी, उसमें बलि देने वाले व्यक्ति को मेरिया कहा जाता था, और इस प्रथा को अंग्रेजों के द्वारा बंद किया जा रहा था, जिसके विरोध में 1842 से 63 के बीच आपका मेरिया विद्रोह हमको देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 1918 में हुए किसान उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सेवता ठाकुर, कल्याण सिंह, कमल सिंह या बुधो भगत। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, बुधो भगत के द्वारा उराव विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बुधो भगत। आगे देख रहे हैं 84, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1906 में समित्र मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, रायपुर, राजिम, धमतरी या दुर्ग। तो समित्र मंडल हम स्टेट फॉर्मेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह पर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा 1906 में बने समित्र मंडल का जो गठन है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में किया गया था। तो राजिम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। रायपुर में कान्यकूट सभा का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा कब किया गया था, 12, 11, 22 या 10। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 1912 में कान्यकूट सभा का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों में जन जागृति लाना था। आगे देख रहे हैं 86वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 खालिस्तान के आधार पर किया गया है, जातियों के आधार पर, किलों के आधार पर, बोलियों के आधार पर या रिवाजों के आधार पर। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के 36 गढ़ थे या किले थे, जिसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, किले या गढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ों का नाम किया। 87वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, बिल्कुल सही कथन है। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। आगे देख रहे, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृति महत्व है, ये तो ठीक बात है। ऑप्शन जो 2 है ये सही नहीं लग रहा है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था प्राचीन काल में, इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था क्योंकि। तो इसलिए 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया और मैं आपको बताया कि सिंघनपुर कबरा पहाड़ जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित एक स्थल है, जहाँ से छिपकली, सांभर, घड़ियाल और कुल्हाड़ी के हमको चित्रांकन मिलते हैं, शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो
लाल रंग के हमको दिखाई देते हैं और यहाँ पर हमको मध्य पाषाणकालीन युग के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ये स्थल कहाँ पर है, तो रायगढ़ में है। ये सारे स्थल हमको रायगढ़ से मिले, चाहे वो सिंगनपुर हो चाहे कबरा पहाड़। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है, तो इंद्रपुर जो है ये खरौद का प्राचीन नाम है। खरौद को पहले इंद्रपुर बोला जाता था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए खरौद, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये जो उल्लेख हमको मिलता है वो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमको दिखाई देता है, जिसमें वो बताता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान में निकलेगा तो वो एक नीति को धारण करेगा जिसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति कहा जाता है। और इस ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत जब वो छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर दो वंश शासन कर रहे थे, एक वाकाटक और एक नल वंश। तो उसने वाकाटक वंश के महेंद्र सेन को पराजित किया था और साथ में व्याघ्रराज जो कि नल वंश से संबंधित था उनको पराजित किया था, और इन दोनों का उल्लेख उसने प्रयाग प्रशस्ति में किया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, 91वां क्वेश्चन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि नल वंश हमारे दक्षिण में शासन कर रहा था और ये जो दोनों ही ताम्रपत्र हैं ये इसी वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नल वंश। नल वंश से संबंधित है रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा। आगे देखते हैं, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है, तो मारंजमुर शिलालेख ये उड़ीसा का जो सोमवंश था उससे संबंधित है, जिसका शासक था ययाति शिवगुप्त, और इसी से रिलेटेड है मारंजमुर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है। तो याद रखिएगा ये जो मूर्ति हमको तालागांव जो कि बिलासपुर जिले का हिस्सा है यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन देख रहे हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। तो गलत है। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था, ये सही है। भोरनदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है, यह भी सही है। तो ब और स सही है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 95वां क्वेश्चन देख रहे हैं, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। तो ये काफ़ी फेमस आक्रमण था जिसमें जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर प्रथम को, चूंकि वो उसके पिता पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण करता है और उनको पराजित कर देता है, इसलिए जाजलदेव प्रथम का सोमेश्वर प्रथम पर आक्रमण होता है और सोमेश्वर प्रथम को न सिर्फ वो हराता है, पराजित करता है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के साथ उसको किडनैप कर लेता है और उसकी माता गुंड महादेवी के कहने पर उसको मुक्त करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी, तो महालक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी या श्रीलक्ष्मी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का क्या नाम था, गडकरी, फडणवीस, पोतदार या किलेदार। तो इसे पोतदार कहा जाता था जो कि राजकोष अधिकारी होता था। ब्रिटिश नियंत्रण काल 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1854 में हुआ था। भोसला शासन की समाप्ति तो हमको 1854 में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। राजधानी स्थानांतरण तो ये हुआ था 1818 में गन्यू के शासनकाल में, तो ये एक घटना हमको दिखाई देती है। बाकी तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ भी 1854 में हुआ है। बाकी तीनों चीज़ें 1854 में हुए, केवल 1818 में राजधानी बिलासपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से किन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, गेंद सिंह और हनुमान सिंह। तो याद रखिएगा हनुमान सिंह जो कि मेरठ की क्रांति से प्रेरित थे और ये जो मंगल पांडे हैं उनसे प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति को अंजाम देते हैं, इसलिए हनुमान सिंह को मंगल पांडे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। 100वां क्वेश्चन देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक बगावत हुई थी, वह कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बता देता हूँ कि 3री भारतीय रेजिमेंट से संबंधित थे। इसी के एक सिपाही कौन थे, हनुमान सिंह थे, और इन्होंने अपने सर्जेंट जिसका नाम सिडवेल था उनकी हत्या कर दी थी और इस कार्य में इनकी सहायता 17 साथियों ने दी थी। हनुमान सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन इनके जो 17 साथी थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
ये आपके 100 क्वेश्चन एसआई और एसआई के अलावा जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो आज देख लिए। इसके आगे भी आने वाले टेस्ट के वीडियोस में आपके सामने लेकर आता रहूंगा और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।